जोहार साथियों, आज मैं आदिवासी संस्कृति के कुछ उन पक्षों को अपने सामाजिक जीवन के प्रयासों में दिखाने का मैं कोशिश करूंगा जो मैंने जिया है और मैं अभी अपने समाज के बीच में कर रहा हूं। कोल्हान के इतिहास में 19 नवंबर अंग्रेज़ों से युद्ध में जीत का दिन है। उसी दिन 19 नवंबर 1837 को पोटोहो के नेतृत्व में हो लड़ाकों ने कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग और एसआर टिकल की सेना को तीर और पत्थरों की बारिश और मधुमक्खी के इस्तेमाल से धूल चटा दिया था। हमारे लोगों को फांसी कब दिया गया यह हमारे हुक्मरानों ने भली भांति हमें बताया, लेकिन हमने कब अंग्रेज़ों को धूल चटाया ये नहीं बताया। लेकिन आज के समय में आदिवासी हो समाज के कई लोग पढ़ लिख गए, उसमें से कई युवाओं की रुचि अपने इतिहास की तरफ भी गया, उसमें से मैं भी था। मेरा इंटरेस्ट इस मामले में इस कारण से आया कि कुछ सालों पहले पोटोहो का एक फ़ोटो लाया गया जिसे आप देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह व्यक्ति टीका लगाया हुआ है और रुद्राक्ष की माला पहना हुआ है। हमारे हो समाज में ना ही टीका लगाया जाता है और ना ही रुद्राक्ष की माला पहना जाता है। हम लोग जब टीका लगाते हैं मुर्गा को, बकरा को, तो उसकी बलि दी जाती है। तो बलि देने के समय ही हमारे समाज में टीका लगाया जाता है। मैंने सवाल उठाया कि ये फ़ोटो कहाँ से आया, तो कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। ज्ञात हो समाज का पहला फ़ोटो 1862 ईस्वी में बोई हो कुदादा का खींचा गया था, जिसे सैमसन ने खींचा था। उससे पहले किसी भी हो व्यक्ति का फ़ोटो उपलब्ध नहीं है। तो स्वाभाविक है पोटोहो जो 1837 में कोल्हान के युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे का कोई फ़ोटो नहीं था। हाँ, जब उन्होंने 19 नवंबर को अंग्रेजी सेना को घुटनों के बल ला दिया तब उनकी बात खुलकर सामने आई कि उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। जब फ़ोटो नहीं था तब अंग्रेज़ों ने कहा जाता है कि उनका स्केच बनवाया और लोगों से पहचानने के लिए निवेदन किया गया। उस युद्ध की कहानी मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताई है, मैं लिंक में भी दे दूंगा। तो हम लोग इसी युद्ध की याद में सेरेंसिया में विजय दिवस मनाने की शुरुआत 2017 से किया है। क्योंकि मुझे लगा पोटोहो के फ़ोटो में टीका और रुद्राक्ष की माला पहना हुआ है, तो उसका एक तरह से हिंदुकरण का कोशिश हुआ। उसे ही देखकर मुझे लगा कोल्हान का इतिहास भी किसी की नज़र में है और यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका भी हिंदुकरण हो जाएगा। तब से हमने अपने संस्कार और संस्कृति के आलोक में इस विजय दिवस को गढ़ने की कोशिश में लगे रहे। आज इसका एक स्वरूप को मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। वह यह है कि अपने आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास हमें अपने आयोजनों में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो कल को हमारे संस्कृतियाँ कहीं इतिहास न बन जाए। इस दिन हम लोगों ने अपने पारंपरिक कलाओं को प्रतियोगिता के रूप में लाने का प्रयास किया। हालांकि सबसे पहले मैंने 2008 में आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से युवा महोत्सव की सोच को लाया, जिसमें हमने अपने पारंपरिक कलाओं को प्रतियोगिता के रूप में समाज के सामने लाया था। उस समय मैं आदिवासी हो समाज महासभा का महासचिव था और यह संगठन हो समाज का शीर्ष संगठन है। उस समय समाज के लोग खुद ही काफ़ी सारे सामान लेकर आए थे। इन आयोजनों में युवाओं को अपने संस्कृति की सीख देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। आइए अब 19 नवंबर को क्या हुआ और उसके पीछे क्या संस्कृति है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम लड़ाई में चूँकि तीर धनुष का इस्तेमाल किए थे, इसीलिए पारंपरिक तीरंदाजी का आयोजन बिल्कुल उसी स्थान पर किया जाता है जहां अंग्रेज़ों के ऊपर तीरों की बारिश की गई थी। हो लड़ाके पहाड़ी में छिपकर पोजीशन लिए हुए थे और जैसे ही अंग्रेज़ों की सेना नदी में उतरकर थोड़ा सा आगे बढ़ी ही थी कि तीरों की बारिश से आक्रमण कर दिया गया था। वैसे ही स्थिति में यहाँ पर ऊपर से निशाना लगाया जाता है और टारगेट नीचे घाटी में रहता है। आयोजन में यह कोशिश रहता है कि हम पारंपरिक तरीके से और पारंपरिक परिधानों में आएँ। एक दूसरा आयोजन तय होता है, उसको बोलते हैं हुतुरलंग या हुनुरलंग। यह एक तरह का गुलेल होता है। मैंने कई वीडियो में इस बारे में बताया। इससे पत्थर फेंका जाता है और बहुत तेज़ गति से पत्थर जाता है, मानो गोली मारा गया हो लेकिन पत्थर से। ये इस तरह का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं हुतुरलंग बन के तैयार हो रहा है। इसके दोनों तरफ रस्सी अपने साइज़ के हिसाब से लोग बनाते हैं।
एक और आयोजन में होता है, उसे हम लोग सेंगल गुर्तुई यानी लकड़ी के घर्षण से आग निकालते हैं। आप देखेंगे तो सिर्फ 30 से 35 सेकंड में लकड़ी से आग निकाल लेते हैं जंगल के हो आदिवासी। ये शुरू हुआ और आप घड़ी देख लीजिए और देखिए इतने 16-17 सेकंड में धुआं आ चुका है और लगभग 35 सेकंड में आग लग चुकी है। बीड़ी जलाने में थोड़ा समय अलग से लगा। इतनी क्षमता पता नहीं आज के युवा रखते भी हैं या नहीं। पुआल से रस्सी बनाने को हम लोग बोड़ बैर बोलते हैं। एक्चुअली इस रस्सी से धान को संरक्षित रखा जाता है। यह प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज का काम करता है। अंदर में पुआल लगाया जाता है और उसके ऊपर इस रस्सी को खास विधि से लपेटते हैं। उसमें संरक्षित धान सालों तक खाने योग्य और पौष्टिक रहता है। जबकि आजकल लोग बाज़ारों में उपलब्ध प्लास्टिक के बोरों का इस्तेमाल धान आदि रखने में करते हैं। वैसे धान 1 साल ही चल पाते हैं और साल भर होते होते स्वाद भी खत्म हो जाता है। जबकि पुआल के रस्सी से बनने वाले स्टोरेज, जिसे हम हो भाषा में बांदी बोलते हैं, में सालों तक रखा जा सकता है और उसका स्वाद निरंतर बढ़ता है। धान रखने की प्रक्रिया एक विशेष विधि से की जाती है, वह भी आज गांव-गांव में लोग भूल से जा रहे हैं। आज इस चीज़ को बचाने की सख्त आवश्यकता है। इसीलिए इसे भी प्रतियोगिता के रूप में विजय दिवस को मनाने के लिए रखा जाता है। फिर एक खेल है सेकोर। सेकोर उनुम यानी एक तरह का लट्टू होता है। मैं समझाने के लिए लट्टू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यह सेकोर आदिवासी हो समाज का एक पारंपरिक खेल होता है जो भारी लकड़ियों के यानी कुसुम और इमली जैसे पेड़ों के अंदरूनी यानी कोर जोन से बनाए जाते हैं। इस खेल के बारे में कहा जाता है कि अक्सर गर्मी के उन दिनों में खेला जाता है जब ज़्यादा गर्मी से परेशानी बढ़ जाती है और बारिश करवानी होती है। यानी यह खेल एक तरह से क्लाउड सीडिंग के लिए खेला जाता है और कहा जाता है उस समय सेकोर खेल खेलने से बारिश हो जाया करती थी। इसके पीछे के विज्ञान को किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अब हम महिलाओं की तरफ आते हैं तो महिलाओं के लिए अलग अलग आयोजन होते हैं। एक होता है साकाम्पू बदाबदी यानी पत्तल और दोना जो पत्ता से बनता है बर्तन, उस बनाने का आयोजन। ज्ञात हो पत्तों के बर्तन को आदिवासी हो समाज पवित्र मानती है और सभी पूजा अनुष्ठान और पर्व त्योहारों में इस्तेमाल करती है। ऐसे आयोजनों में धातु के बर्तनों का इस्तेमाल पहले ज़माने में आदिवासी हो समाज में नहीं होता था, लेकिन आज इन पत्तों के बर्तनों को लोग भूलकर कभी थर्माकोल तो कभी प्लास्टिक तो कभी पेपर के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन थर्माकोल और प्लास्टिक से प्रदूषण का हमेशा खतरा होता है, लेकिन पत्ता तो प्रकृति के अनुकूल होता है। यह इस्तेमाल के बाद भी खाद बनकर हमारे फसल को लाभ पहुंचाता है। आज इस तरह के पारंपरिक बर्तनों का इस्तेमाल को दोबारा स्थापित करने की ज़रूरत है। इसीलिए इसे भी विजय दिवस में प्रतियोगिता के रूप में अपनाया गया ताकि नई पीढ़ी अपने मूल को समझे और उसे अपनाने का प्रयास करे। अगला प्रोग्राम जोनो गलंग यानी पारंपरिक झाड़ू जो जंगली झाड़ियों से तैयार की जाती है। आज बाज़ार से जो झाड़ू हम लाते हैं वह हमारे घर आंगन को बहुत रफली ज़मीन को खुरेद देती है, जबकि पारंपरिक झाड़ू उससे ज़मीन नहीं उखड़ता। एक्चुअली गाँव में अक्सर गोबर से घर की आंगन की लिपाई पुताई होती है, जिससे कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं और उसमें पारंपरिक झाड़ू ही सही से सफाई कर पाती है। आज के युवाओं को भी ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है और परंपरा के नाम पर अपने मूल उपयोगी वस्तुओं का ही उपयोग को प्राथमिकता देना चाहिए। फिर सवाई घास से रस्सी बनाने का काम को प्रदर्शित किया जाता है। यह रस्सी खटिया आदि बनाने के काम आता है, लेकिन आजकल बाज़ार में मिलने वाले चौड़ी पट्टी और प्लास्टिक के पट्टी आदि से लोग खटिया बना रहे हैं, जो बेहद गर्म और चमड़ी को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही टूटने या उपयोग में नहीं आने के हालात में प्रकृति को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि सवाई घास के रस्सी से बने खटिया में सोने का जो आराम मिलता है वह हमारे शरीर पर एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। अगला है, ये एक तरह का खेल होता है जिसे हम लोग चूर बोलते हैं। उसे लड़कियों के समूह में खेला जा रहा है। यहाँ पे यह खेल पहले मैं भी खेल चुका हूँ, लेकिन आजकल यह बहुत कम हो गया है या लुप्त प्राय हो गया है। इसे भी पुनर्जीवित करने की कोशिश के रूप में विजय दिवस में खेला जाता है। यह गांव समाज में मनोरंजन का एक अच्छा माध्यम होता है।
एक और आयोजन होता है जिसमें आदिवासी हो समाज में पहले ज़माने में महिलाएं अपने बालों को कैसे संवारती थी। एक तरह से बालों का फैशन शो होता है। आप देख सकते हैं यहाँ की 3 अलग अलग तरह के बालों की फैशन को महिलाएं दिखा रही है। इसे बालों का सुपित हमारे समाज में कहा जाता है, आप देख सकते हैं। दूसरा रोतट बोला जाता है और तीसरा गलंग। समय और मौके के हिसाब से बाल आदि बनाने का रिवाज रहा है। और भी तरीके हैं लेकिन इस बार इतने ही तरीके को दिखाया गया। पता नहीं आज के कितने आदिवासी महिलाएं ऐसे बालों के स्टाइल को जानती भी है या नहीं। कई आयोजनों में कोल्हान में ढेंकी से चावल निकालने को भी शामिल किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि ढेंकी का चावल का स्वाद कोई दूसरा चावल मुकाबला ही नहीं कर सकता। साथ ही शरीर भी बलिष्ठ बनता है, यानी स्वास्थ्य का डबल डोज है ढेंकी का चावल। ये जो खेल है इसे तो कई लोग खेले भी होंगे, या गुल्ली डंडा का ही एक अलग रूप है। इसे हम लोग टिकोल करके बोलते हैं। कोई 80-90 मीटर तक लोग मार देते हैं उछाल कर। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने इसी खेल में दिखाया। यानी मनोरंजन के लिए आज भी गांव समाज में यह सब उपयोगी माध्यम है। बस मोबाइल, इंटरनेट, हाट बाज़ार, खस्सी भेड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता और हम लोग पांडी पर्व यानी गांव के बाहर गैर आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व आदि से आदिवासी समाज और संस्कृति को भयानक खतरा उत्पन्न हो रहा है। अपने चीज़ों को दोबारा पहचान देने का यह प्रयास आने वाले दिनों में सभी आदिवासी समाज में फैले, इसी उम्मीद में मैं इसका जानकारी आपको दे रहा हूँ। इन संस्कृतियों के एवज में प्रोत्साहन भी इस दिन पारंपरिक ही दिया जाता है, जैसे घरेलू उपयोग की कोई वस्तु और एक छोटा हांडी में हंडिया। कहने का मतलब यह हुआ कि हम आदिवासी हैं तो हम अपने संस्कार संस्कृति को कितना पालन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रकृति की पूजा मात्र करने से कोई आदिवासी नहीं हो जाता। अगर ये बात सही है तो कोई भी कल प्रकृति की पूजा करके आदिवासी होने का दावा कर लेगा। और आप हिंदू, मुसलमान या ईसाई की संस्कृति का पालन करते हुए आदिवासी होने का ढोंग तो कर सकते हैं, लेकिन आदिवासियों के संस्कृति के आप वाहक नहीं हो सकते और तकनीकी रूप से आप आदिवासी गुणों का पालन करने की योग्यता से बाहर हो जाते हैं। खैर, ये तो हुआ आदिवासी संस्कृतियों को बचाए रखने की कोशिश का एक पहल। और ये सब आपको बताने का मकसद यह है कि आप भी अपने संस्कृतियों को बचाने के लिए पहल करें और आदिवासियत बचाए रखने के नियम का पालन करें, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने संस्कृतियों को प्राकृतिक परिवेश एवं प्राकृतिक संस्कार में जाने और समझे। ऐसा न हो कि संस्कृति महज किताब की शोभा बढ़ाए। अच्छा, इन सब आयोजनों के अलावा एक और प्रयास विजय दिवस में हुआ। हमारे समाज में जब भी कोई शादी विवाह हो या अनुष्ठान, तो उसमें गांव और समाज के लोग सहयोग करते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। प्रत्येक घर से सहयोग अपेक्षित होता है। इसे मेरे समाज में देंगा बीती बोलते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ज़माने में पैसा नहीं होता था, उस समय जो हल बना सकता था वह जिसके पास बकरी है उससे अदला बदली करके अपने सामान प्राप्त करता था। ये तो बाहरी व्यवसाय वाले लोगों ने विनिमय के लिए रुपया लाया और आज हम रुपया बीच में लेकर सामान लेते हैं। फ़ायदा बाहरियों को बिना मेहनत के हो रहा है। तो उस पुराने संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस बार जितने भी लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, उनके लिए शर्त था वह यह कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अपने घर से देंगा बीती यानी सहयोग के रूप में देना अनिवार्य है। और हाँ, जो घर में होता है वही आप दे सकते हैं, या जंगल के उत्पाद आदि, लेकिन कोई भी चीज़ बाहरी लोगों से खरीदी हुई स्वीकार नहीं होती है। आप देख सकते हैं कितनी तरह की ये चीज़ें प्राप्त हुई। इसमें आधे से ज़्यादा तो जंगल की जड़ी बूटियां हैं, जिसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर घर में उपजा धान, चावल, दाल, घर के बगल में उपजाए गए सब्जियां, कई तरह के जड़ी बूटियों के पाउडर, जंगल से मिलने वाला लाल चींटी यानी हम लोग हाउ आदि आदि। तो एक तरह से इस विजय दिवस के बहाने अपने इतिहास और संस्कृति के सच्चे वाहक के रूप में नई पीढ़ी को गढ़ा जाए, ऐसा प्रयास हुआ। हम देश में 12-13 करोड़ आदिवासी यदि इसी तरह अपने संस्कृतियों के प्रति सजग और प्रयत्नशील रहें तो सोचिए, बिरसा मुंडा आदि हमारे पूर्वजों ने जिस अबुआ दिसुम अबुआ राज के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए आवश्यक दावा आदिवासी राष्ट्र के रूप में करने की दिशा में देश भर के आदिवासी आ सकते हैं। हर आदिवासी समुदाय से ऐसे प्रयास की उम्मीद हम करते हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे पारंपरिक नृत्य का आनंद लीजिए। आप सबों को धन्यवाद और जोहार।